माय यूट्यूब चैनल हमारा टेक्निकल ईएस पर आप प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम और आप अगले वीडियो में पढ़े थे बायोलॉजी का न्यू पाठ्यक्रम 2021 और 22 का जो कोविड-19 का संशोधित पाठ्यक्रम आया है बायोलॉजी विषय का, जीव विज्ञान विषय का, उसके बारे में हम और आप अध्ययन कर रहे थे भाग 2 में। भाग 2 में हम और आप इकाई 3 तक अध्ययन कर लिए थे। भाग 4 में हमें और आपको आज अध्ययन करना है इकाई 4। इकाई 4 से हम लोग नए पाठ्यक्रम का आगाज करते हैं, नए पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। प्रिय छात्रों, हम आपको बता दें आगामी परीक्षा जो बोर्ड की होने वाली है 2021 और 22 का जो सत्र चल रहा है प्रिय छात्रों, इसमें हमें और आपको सबसे पहले अनिवार्यता होता है कि हम और आप अपना चैप्टर जान जाएं, अपने सिलेबस जान के अपने विषय के सभी गतिविधियों को समझें। उसके बाद आगामी परीक्षा में जब हम और आप प्रवेश करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो हमें और आपको अगर पाठ्यक्रम अच्छे से नॉलेज रहता है उसी हिसाब से हम और आप पढ़ाई कर लेते हैं और अच्छा मार्गदर्शन होता है टीचर और अध्यापकों के द्वारा, अच्छा हमारा और आपका प्रदर्शन भी रहता है परीक्षाओं में। ऐसे बच्चे बहुत अच्छा अंक लाते हैं और बहुत अच्छा ही क्या करते हैं, उनका नंबर आता है, परसेंटेज बनता है, जो आगामी परीक्षा उनके लिए और आगामी जो पढ़ाई करते हैं उनमें उनको क्या होता है, लाभ विपरीत होता है। तो प्रिय छात्रों, हम और आप अध्ययन करना यहाँ से चालू करते हैं भाग 3 में इकाई 4 यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग क्या हैं। कक्षा 12 के न्यू सिलेबस में हमें और आपको अध्ययन करना है। तो चलिए यहीं से अध्ययन करना चालू करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, हम और आप अध्ययन कर रहे हैं इकाई 4 यानी कि आज हम और आप भाग 3 में इकाई 4 का अध्ययन कर रहे हैं। जो न्यू पाठ्यक्रम न्यू सिलेबस है बायोलॉजी का, यूपी बोर्ड का जो सिलेबस माना जाता है, हम और आप यहाँ अध्ययन कर रहे थे इकाई 4 यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग जो है प्रिय छात्रों, इसके बारे में हम और आप जानते हैं मानव जीवन पर क्या प्रभाव करता है और मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है और मनुष्य इन जैव प्रौद्योगिकियों से कौन सा सुधार करता है, अपने जेनेटिक कोडों में कौन सा परिवर्तन करता है, इन सभी के बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है, जो कक्षा 12 यानी कि क्लास 12 के न्यू सिलेबस में 2021 और 22 में जोड़ा गया है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर हम और आप जान ही रहे हैं, हमने आपको पहला बताया इकाई 4 के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग में एक पाठ्यक्रम, एक पाठ होगा आपका। जो पहला पाठ्यक्रम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत है एवं उसके जो प्रक्रम है, वो प्रक्रम कैसे अपना मानव जीवन पर यह लाभ हो रहा है या मानव जीवन पर कौन सा प्रभाव कर रहा है, इसके बारे में हम और आप जानते हैं। इसके अंदर हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं जो न्यू सिलेबस में आपको दर्शाया गया है, आगामी परीक्षा के लिए जो लाभप्रद होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग पुनर्गेज डीएनए तकनीक का अध्ययन करना है। इस लेसन में मात्र और मात्र एक टॉपिक का ही अध्ययन करना है। इकाई 4 जैसे स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट के अंदर हम लोग जो आनुवंशिक जेनेटिक कोड है प्रिय छात्रों, आनुवंशिक यानी जो पुनर्गेज डीएनए की क्रिया है, पहले आनुवंशिकता जानते हैं। हेरिडिटी के नाम से आनुवंशिकता को जाना जाता है। जैसे एक पिता का लक्षण एक दूसरे बच्चे के अंदर लक्षण दिखाई दे, वो आनुवंशिक है। आनुवंशिक का मतलब होता है कोई एक लक्षण एक दूसरी पीढ़ी में भी दिखाई दे, आनुवंशिक। जैसे मान लेते हैं हम और आप तीव्र गति से, मान लो अगर हमारे और आपके अगर कोई बच्चा नहीं, अचानक अगर हमें और आपको कोई बीमारी हुआ रहे, हीमोफीलिया हुआ रहे, या हमारे और आप क्या करें, इसे तुतराने वाली भाषा रहे, तुतराते रहे। बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग देखे होंगे, बहुत से व्यक्ति ऐसे रहते हैं, बोलेंगे धकलाना चालू करेंगे, राल उल चूती रहेगी। कुछ लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे भी देखा होगा। तो ये लक्षण हम और आप जब एक दूसरे से जब होने वाला संतति होगा, जैसे वो संतत होगी उस संतत के अंदर भी पाया जाता है। जैसे अगर वो शादी करेगा, शादी करने के बाद जो उसकी महिला आएगी, महिला से रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करने के बाद जो बच्चा उत्पन्न लेगा, उत्पन्न देखोगे जो हमें और आपको लक्षण थे ऐसे ऐसे करने वाले, वो लक्षण उसके गैमीट के और उसके जीव के अंदर दिखाई देंगे। बहुत से व्यक्ति हमें और आपको बचपन से ही दिखाई देते हैं, उनके लक्षण जो रहते हैं सीधा सीधा लक्षण उनके बच्चों के अंदर चला जाता है। वह चीज़ क्या कहलाता है, आनुवंशिक कहलाता है, जो माता और पिता के क्रोमोसोम या गुणसूत्र से ही हमें और आपको मिलते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब उन गुणसूत्रों और उनके जेनेटिक कोड में उनके अंदर परिवर्तन कैसे हम और आप कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग इंजीनियरिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग के साथ साथ पुनर्गेज डीएनए तकनीक को परिवर्तन करते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जब हम और आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की सहायता लेते हैं, पुनर्गेज कर लेते हैं और उनके डीएनए में परिवर्तन कर देते हैं, तो अब परिवर्तन करने की क्रिया को इंजीनियरिंग नाम दिया गया है, यानी कुछ शोध करके बदल दिया जाए। मान लेते हैं बेचारा पहले से ऐसे ऐसे लंगड़ है, ऐसे चल रहा है, हकला रहा, बार बार ऐसे ऐसे मुड़ी ऐसे ऐसे कर रहा है, थूकता जा रहा है, ऐसे राल और चूती जा रहे हैं, ये सभी लक्षण अगर उसके अंदर ऐसे दिखाई देते हैं, तो अब मान लो अब वह बच्चा शादी किया, शादी करने के बाद किसी एक गैमीट को जन्म दिया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो,
अब उसके अंदर हम ऐसा कौन सा परिवर्तन करें जिससे आगामी उससे जो बच्चा होगा वो बच्चा उससे सही रहे। तो उस क्रिया को करने के लिए हमें और आप क्या करना पड़ता है, इंजीनियरिंग का प्रयोग करना पड़ता है। उसके डीएनए में हम और आप क्या करते हैं, पुनर्वित क्रिया कराकर तकनीक में परिवर्तन कर देते हैं और परिवर्तन करने के बाद उसका डीएनए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाता है प्रिय छात्रों, तो अपने आप ही एक नई संतत क्लोन का निर्माण हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, अगले चैप्टर हम और आप देखते हैं। दूसरा चैप्टर जो आपका है यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अब जैव प्रौद्योगिकी का उसके उपयोग में हमें और आपको जानना है, ये उपयोग में कैसे कार्यविधि कर रहा है, उपयोग कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर हम और आप देखते हैं उपयोग इसका कैसे होता है। जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग होता है। जैव प्रौद्योगिकी है, स्वास्थ्य और कृषि में उपयोग होगा। पहले हम आपको बताते हैं जैव क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। ऐसे जैविक पदार्थ जो जैव से प्लांटों से संबंध रखते हों, उनकी प्रतियोगिता उपयोगिता में परिवर्तन करके एक नया शोधित बीज का निर्माण किया जाए, वह जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे हम और आप मान लेते हैं हमारा इतना बड़ा पिरामिड है, पिरामिड मतलब एक आवरण है। जैसे आप एक गोले का रिंग ले लो, यानी कि ऐसे गोला टाइप का ऐसे गोले सा रिंग ले लो, इससे बहा दो। कहीं पर जब हम और आप बहाते देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे घासें जो हैं ऐसे बंद हो जाती हैं। अब हमें और आपको एक पेज ले लेना है, आकलन करना है इस कैरेट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितनी घासें बंद हैं, उनका अध्ययन करने के बाद उस पेज में लिख लेना है। तो जैव प्रौद्योगिकी, अब मान लेते हैं उसमें कुछ ऐसे प्लांट है जो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। अब उन प्लांटों को विकसित करने के लिए हम और आप क्या करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी का सहारा लेंगे। जैसे हम और आप धान की बुवाई करते हैं, गेहूं की बुवाई करते हैं, किसी फसल चक्र का निर्माण करते हैं, तो हम और आप सोचते हैं कोई ऐसा बीज पा जाए जो शोधित बीज हो और जल्द से जल्द ज़्यादा उत्पादन दे और जल्दी से जल्दी हम उस बीज का लाभ ले सकें, जिसे हम लोग हाइब्रिड या मोनो हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। तो यह सभी क्रियाएं किसके ऊपर निर्भर है। जैसे धान ही ले लेते हो, कहते यार आप गए हैं, आज गए हैं पिताजी जो है रिसर्च बीज लाएंगे, रिसर्च बीज लाएंगे, जब बुआई करेंगे ना बहुत तेजी तेजी धान फरेगा, इतना लंबा लंबा फरेगा, गेहूं की बाल आएगी इतनी बड़ी बड़ी रहेगी। यानी कि ये सभी क्रियाएं हमें और आपको कहाँ से मिल रही हैं, जैव प्रौद्योगिकी के हिसाब से मिल रही है प्रिय छात्रों। तो यहाँ पर देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं, यहाँ पर देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग। जो स्वास्थ्य है, मानव स्वास्थ्य में इसका जो उपयोग होता है, इन्हें जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा होता है, उपकरणों के द्वारा होता है, स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, मानव के द्वारा इंसुलिन की उपयोगिता पढ़ना है, वैक्सीन के बारे में जानना है, कौन सा टीका किस टाइम लगना चाहिए, हमें और आपको टीकेकरण का उपयोग जानना है, टीके से लाभ जानने हैं। ये सभी क्रियाएं हमें और आपको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं जो हमने आपको बताया जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग में। तो प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम और आप देख रहे थे इंसुलिन को जानना, मानव के अंदर इंसुलिन क्या निकलते हैं, हार्मोन की उत्पत्ति कैसे होती है, वैक्सीन जानना है, उत्पादन उसका जानना है। उसके बाद जीन चिकित्सा की बारी आती है। जीन क्या है और चिकित्सा क्या है, और उनके अनुवांशिक रूपांतरित जीव बीटी फसल के बारे में जानना है जो ब्रिंजल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले जीन चिकित्सा को समझते हैं। जीन चिकित्सा है क्या, हमारे और आपके जीन, मान लेते हैं कोई ऐसी महिला है जिसकी कोई बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो रही, आप लोग जान ही रहे हैं, हम और आप सिर्फ यही जानते हैं पिताजी है माताजी तभी बच्चा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव को उत्पत्ति करने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करना पड़ता है। अगर वो किसी बच्चे को जन्म देना चाहे या किसी भ्रूण को गर्भपात अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना चाहे, किसी महिला को सोचे कि हमारा गर्भ पूरा एकदम ऐसे भरा रहे हमेशा, तो ये सभी क्रिया करने के बाद किसी एक बच्चे को जन्म देना चाहे तो कई प्रकार की विधियों का उपयोग कर सकती है, वो जीन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे हम पहले आपको प्रक्रिया बता देते हैं प्रिय छात्रों। जैसे वह महिला अगर चाहे तो एक पुरुष से रिप्रोडक्शन करने के बाद किसी एक बच्चे को जन्म दे सकती है। दूसरा क्या है, अगर वो पुरुष से रिप्रोडक्शन नहीं करें तो बेबी ट्यूब के द्वारा भी अपना गर्भ धारण कर सकती है। तीसरा क्या है, परख नली शिशु से भी बच्चे को जन्म दे सकती है। ये सभी क्रियाएं मैंने जो बताया जंतु और मनुष्य के दोनों के लिए फॉलो होते हैं और दोनों ही विधि ऐसे पूर्ण से कर सकते हैं। तो फिर छात्रों, उसके बाद जीन चिकित्सा का इसका उपयोग जो रहता है, बहुत से ऐसे जीन हैं जिनके अंदर हम और आप डेवलप करना चाहते हैं और जीन को हम उठाकर सुप्त जीन में ले जाने के बाद उसके जीनोटाइप फेनोटाइप की क्रिया करा लेते हैं, तो वह जीन क्या करेगा, रूपांतरित हो जाएगा। जब जीन रूपांतरित हो जाता है तो अनेक प्रकार के ऐसे हाइब्रिड जीन हमको मिल जाते हैं जो अच्छे अच्छे व्यक्तियों के अच्छे अच्छे समूहों का हम लोग क्रिया करा लेते हैं। जैसे मैं एक आपको क्रिया विधि जानवरों के बारे में बता रहा हूँ। एक भैंसे का नाम है युवराज भैंसा, आप गूगल पे जाइएगा, गूगल बाबा पे लिखिएगा युवराज भैंसा, तड़ाग जी उसका मीनिंग खुल के चला आएगा। यह बहुत ही प्रसिद्ध भैंसे के नाम से जाना जाता है, बहुत ही बड़ा स्पीसीज है, बहुत ही बड़ी जाति का भैंसा है। इसके जो स्पर्म होते हैं बहुत महंगे मिलते हैं। प्रिय दोस्तों, उसके स्पर्म से क्या होता है, बहुत से ऐसे भैंस हैं जिनको रिप्रोडक्शन कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद उसे जो संतति तैयार किया जाता है वो जीन चिकित्सा का एक उपकरण होता है।
परख शिशु के द्वारा उनका हम लोग गर्भपारण करा देते हैं। उसके बाद गर्भ करने के बाद कभी जब जन्म देता है तो वह जीन चिकित्सा का उपयोग कहलाता है। उसके बाद देखते हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव बीटी यानी कि बीटी फसलें। आनुवांशिक रूपांतरित जीव हमने जो आपको बताया, बीटी क्या है, ऐसे फसलें जो पूर्ण रूप से बीमार न हो, जैसे ब्रिंजल, आपको बैगन के बारे में पढ़ना है और बीटी फसल में आते हैं। इनके रोकथाम, छिड़काव इत्यादि के लिए हम और आप अध्ययन करेंगे। वो बीटी फसलें या ब्रिंजल के रूप से जानी जाएंगी, वो फसलें हैं। दूसरा क्या होता है, ट्रांसजेनिक जीव, जैसे ट्रांसजीव जो होता है यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रांसजेनिक जीव जो होता है, जैसे हम लोग किसी एक गैमेट से निकाल कर एक दूसरे गैमेट में ट्रांसफर कर दें किसी जीव जाति को, उस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीन कहते हैं। लेकिन उस टाइम हमें और आपको क्या चाहिए, डीएनए की उपयोगिता चाहिए, जो डीएनए हमारे पास पहुंचता रहे। तो प्रिय छात्र, उसकी बात जानना है, जैव सुरक्षा समस्याएं, जो हमारा जैव हो इसे कैसे सुरक्षा प्रदान करें। तो हम और आप जान ही रहे, पौधे का कटान तीव्र गति से हो रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमारे यहाँ इर्द गिर्द पौधे रहें, जबकि हमें और आपको मालूम है पौधों से हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है या मिलता है। हम और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो हमारा प्राकृतिक का जो पिरामिड है वो बिगड़ना चालू कर देगा। प्रिय दोस्तों, गांव में हम और आप एक बार आकलन करते हैं, गांव में देखते हैं कि बहुत से जगहों पर हमें और आपको पहले देख रहे थे जंगल दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, 21वीं सदी का दौर चल रहा है, इस दौर में देख रहे गांवों से, ग्रामीणों से, नुकबे से, हमें और आपको शहरीकरणों से जंगलों का काटान तीव्र गति से चल रहा है। तो ऐसे में हमें और आपको क्या करना है, उन जंगलों को बचाना है, पौधे का रोपण करना है। पर्यावरण दिवस 5 जून के दिवस पर हमें और आपको एक एक संकल्प करना है, हम और आप अपने हाथों से एक एक पौधा लगाएंगे और जो जैव की जो समस्या हो रही है उसके पिरामिड को सुधार करेंगे। जैव की समस्या ऐसे ही समस्या नहीं कहलाती है प्रिय छात्रों, जब जैव बिगड़ने लगता है तो हमारी जो वर्षा होती है वर्षा भी लेट होती है। इन्हीं पौधे के मानसूनों के हिसाब से पौधे के द्वारा ही वर्षा का जो है आदान प्रदान, जो बदलने का टाइम है वो रूटेड हो जाता है, और जैसे ही रूटेड होगा उन पौधे की क्रिया भी बदल जाती है। तो हमें और आपको जैव की सुरक्षा करना, उनके पिरामिड को बचाना जिससे उनकी क्षति ना हो, ये सभी क्रियान्वयन करना है। लास्ट में यहाँ पढ़ते हैं बायोपेरेसी एवं पेटेंट। बायोपेरेसी क्या है, बहुत से ऐसी कंपोस्ट खादें हैं जिनसे हम और आप इनका निर्माण करा सकते हैं। ये सभी क्रियाएं हमको बायोपेरेसी में पढ़ने हैं। अब हम और आप अध्ययन करते हैं प्रिय दोस्तों विद्यार्थियों, इकाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगला जो इसका इकाई 4 का जो प्रौद्योगिकी उसके अनुप्रयोग है। अब इसके बाद वाला क्रम पढ़ते जो अगला पाठ है उसके बारे में हम और आप छात्रों, अब हम और आप अध्ययन करते हैं इकाई 5 का। इकाई 5 में हमें और आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में। जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है, पर्यावरण हमारे लिए कितना अच्छा है, पर्यावरण हमारे लिए क्या लाभदायक है, और पारिस्थितिकी हमारा क्या है। तो हम और आप इसके अंतर्गत पारितंत्र पढ़ेंगे, समष्टि पढ़ेंगे, उनका नमूना पढ़ेंगे, रेड डाटा बुक के बारे में जानेंगे, विलुप्त जातियों के बारे में जानेंगे, उन्हें रिजर्व जानेंगे, हॉट स्पॉट के बारे में जानेंगे, सेंचुरीज जानेंगे। ये सभी क्रियाएं हमको और आपको इसी इकाई के अंतर्गत पढ़ना है, जो हमें और आपको पाठ के हिसाब से उनके टॉपिक को अध्ययन कर लेना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखते हैं जो पहला आपका लेसन है जीव और पर्यावरण है। क्या है, जीव और पर्यावरण है। इस लेसन का नाम लेते ही ऐसे लग जा रहा है किसी जीव के बारे में हम और आप अध्ययन करते हैं प्रिय दोस्तों। तो यहाँ पर जीव और पर्यावरण में हमें और आपको पढ़ना है जीव और पर्यावरण, यानी कि जीव जो रहेगा इस पर्यावरण में अगर छोड़ दिया जाए तो प्रिय पर्यावरण से कैसे अपना वह पूर्ण रूप से स्पर्धा करेगा और उस पर्यावरण में कैसे रहेगा। जैसे हम और आप किसी जंतु को ले जाएं, किसी ऐसे जंगल में छोड़ दें और उसका स्पर्धन और किसी जंगल का स्पर्धन, यानी कि जीव और पर्यावरण का जो मिलाप होता है उस क्रिया को हमें और आपको इसमें अध्ययन करना है, जिसे हम जीव और पर्यावरण कहते हैं, जीव और पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आगे क्या पढ़ना है, यहाँ पर वास स्थान एवं कर्मता। जो वास स्थान होता है, रहने की जगह होती है, वो कैसे वास करते हैं। हम और आप बहुत से जंतुओं को देखते हैं, बहुत से एनिमल को देखते हैं, हम और आप देखते हैं वो किसी जंगल में कहीं ना कहीं ऐसे रहते हैं। बहुत से जंतु हमारे साथ भी रहते हैं, जैसे कुत्ता हो जाता है, एक पालतू जानवर कहा जाता है जो वैदिक कालों से हमारे और आपके साथ चला आ रहा है। जंगल में लोमड़ी को देखते हैं, भेड़िया को देखते हैं, बहुत से भालुओं की संख्या देखते हैं, टाइगर रिजर्वों की संख्या देखते हैं, शेर की संख्या देखते हैं, बहुत से अनेक प्रकार के जंतु हम और आप देखते हैं जंगल में विचरण करते रहते हैं। उनका जो वास स्थान होता है और रहने की विधि कैसे और रहते कैसे हैं उनके बारे में हमें और आपको अध्ययन कर लेना है। और उनकी कर्मता यानी कि अपने आप को जीवित रहने के लिए कौन कौन सी क्रिया करते हैं। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं समिष्ट एवं पारिस्थितिकी अनुकूलन जानना है। तो पहले हम आपको बता दें समिष्ट क्या होती है, पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है और समिष्ट के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्रिय साथियों, वहाँ पे समिष्ट के बारे में हम और आप जानते हैं। तो जो समिष्ट होती है
बहुत से जंतुओं का एक समूह होता है। क्या होता है? बहुत से जंतुओं का एक समूह होता है और उस समूह में हम और आप उन जातियों का अध्ययन करते हैं। अब समिष्ट को प्रायः 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे हम और आप जान जाएं, समूह को जब 3 भागों में बांटा जाएगा तो मिश्रित समिष्टि होगी, उसके बाद क्या होगा, विजातीय समिष्टि होगी, एकल विजातीय समिष्टि होगी। तो एक मिश्रित समष्टि, विजातीय समष्टि और एकल विजातीय समष्टि के बारे में अध्ययन करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी संख्याओं में एक ही जात और समूह के जानवर दिखाई दें। उन्हें हम और आप क्या कहते हैं? एकल समष्टि के नाम से जानते हैं, मिश्रित समष्टि के नाम से नहीं जानते, उसे सिर्फ एकल समष्टि के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं हम और आप जंगल में ऐसे जा रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं, यही बगल आपके लाके खड़ा कर दीजिए, भालू खड़ा कर दीजिए, शेर खड़ा कर दिए जाए, कुत्ता खड़ा कर दिए जाए, ETC बहुत से जानवर अलग अलग प्रजाति के खड़े कर दिए जाए। अब कहीं एक बार देख को पहचानो तो कि कौन सी समष्टि है या कौन सी प्रजाति है, तो आप क्या कहोगे? मिश्रित प्रजाति है। यानी कि एक ही जगह पर बहुत सारे जंतु जब खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, कई टाइप के जंतु रहते हैं, उस समय जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है? मिश्रित प्रजाति है। उस समय हम और आप क्या कहेंगे? मिश्रित प्रजाति कहेंगे। एकल प्रजाति, एक ही स्थान पर एक ही जंतु और एक ही जाति का अगर बहुत ज्यादा संख्या में रहे तो एकल प्रजाति यानी कि समिष्ट कहलाएगा। और बहुजातीय जो होता है, जैसे एक जगह पर मेला लगा हो, हम और आप देखते हैं शहरों में, नुक्कड़ में, इर्द गिर्द मेलों में पहले बहुत जगह लगता है, मेला लगता है, ऊँट बिकने आता है, घोड़ा बिकने आता है, कुत्ता बिकने आता है, बहुत प्रकार के जंतु बिकने आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विजातीय कहते हैं। बार बार में क्या करते हैं? उनका अध्ययन कर लेते हैं। और ऐसी समष्टियों को हमें और आपको अध्ययन करना है जो कई प्रकार से बांटी गई है। उसके बाद उनका अनुकूलन जानने के बाद, इनकी क्रियाएं जानने के बाद हमें और आप यहाँ पढ़ेंगे समिष्ट पारस्परिक, जहाँ पर समिष्ट पारस्परिक क्रियाएं सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परिजीविता, समिष्ट गुण और वृद्धि। यहाँ पर हमें और आपको देखना है ये सहोपकारिता क्या है। एक जंतु एक दूसरे के जंतु के पास सहोपकारिता करता है और अपनी स्पर्धा को व्यक्त करता है। कहता जैसे हम और आप बोलने और समझने और स्मरण करने की क्षमताएं प्राय मनुष्यों के अंदर ही होती है प्रिय साथियों, लेकिन जंतुओं के अंदर प्राय नहीं पाया जाता है। उनके अंदर सिर्फ क्या होती है? सहोपकारिता होती है, लक्षण होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। और हम और मानव जीवन क्या करता है? बोलकर, समझकर, स्मरण करके कोई कार्य करता है, पर जंतु के पास ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ स्पर्धा नाम की चीज होती है और सहोपकारिता होती है। एक जंतु एक दूसरे जंतु के प्रति सजग होता है। जैसे हम और आप, कोई गाय रहे, गाय का कोई बछड़ा रहे, बच्चा रहे, हम और आप जैसे अगर बहुत ही लालायित रहे, या आप कुत्ते के हो क्यों ना ले लीजिए, अगर आपके गांव में, आपके घरों में, आपके आरान पड़ोस में कहीं पर अगर कोई कुत्ता दिखाई दे रहा हो और किसी एक फीमेल गैमीट किसी एक बच्चे को जन्म दे रही हो और उस बच्चे को हम और आप देख रहे हो, जैसे जाओगे लेने के लिए तो कुत्ता जो है दौड़ेगा, एक बार अट्रैक्ट करने के लिए दौड़ेगा, आपको काटने के लिए दौड़ेगा, या क्या करते हो? समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। नाग को देख लेते हैं, नागिन को देख लेते हैं, जो 250 बच्चे को जन्म देती है। एक नागिन प्राय अपने जीवन काल में जैसे स्टार्ट करेगी, एक बार अंडा देती है, 250 अंडे का निर्माण करती है और उन 250 में से पूरे अंडे को अपने बच्चड़ कर ले जाती है। लास्ट में 3 से 4, 5 से 6, 7, 8, 9 बच्चे को छोड़ती है और लास्ट में उन्हीं बच्चों का लालन पोषण करती है। यदि मान लेते हैं अब वही किसी बिल्ली के बच्चे के पास जा रहा हो और वही नाग खाने के लिए जा रहा हो, ऐसे खाने के लिए जा रहा है, वो बिल्ली क्या करेगी? ये जान जाएगी मेरे बच्चे को पराक्रमण आक्रमण करेगा, तो उस पर अटैक करेगी, उसको रोकने के लिए, इससे हमारा जो बच्चा है बचे। बताने का तात्पर्य, गाय का चाहे बछड़ा हो, कुत्ते का चाहे बच्चा हो, चाहे बिल्ली का बच्चा हो, चाहे जिस जीव जाति का बच्चा हो जो अनबोल हो, यानी कि बोल ना पाता हो, अपनी जातियों और अपनी जातियों के बिरादरियों में ही समझ पाता हो, उस क्रिया को स्पर्धा कहते हैं। यानी कि वो अट्रैक्शन करेगा और अगला बच्चा आके से चिपक जाएगा। जैसे बंदर को ही क्यों ना ले लेते हैं, बंदर को देखा होगा, जब बच्चा दे देता है कोई एक फीमेल गैमेट, तो बच्चे को देखो कि जब तक मर जाएगा, और जैसे बचपन से कैसे गले से लगा बंदर ये टहलती रहती है, टहलती रहती है, टहलती रहेगी। अचानक जब वो बंदर मर जाएगा, मरने के बाद भी उसको चिपकाई रहती है, उसको एक लालसा रहती है कि मेरा बच्चा भी जीवित है। लेकिन साथ ही वो जब वो गंध मारने लगता है तो अचानक उस बच्चे को क्या करती, त्यागती, तब जानती कि इसके अंदर जान नहीं है। और उसी जगह मनुष्य क्या करता है, जैसे कोई हमारे और आपके बीच से कोई एक व्यक्ति अगर गुजरता है, उसको जान जाता है, तुरंत खत्म हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, तुरंत मौके खत्म हो गया, अर्जेंट में खत्म हो गया, कहेंगे यार इसके अंदर जान नहीं, काम करती का तुरंत मानो, उसको लेटा उसी पर लेके चलते हैं, कंधे पर बहा देते हैं, यानी कि तुरंत क्रिया कर देते हैं। हमारे और आप सोचने और समझने की, स्मरण करने की क्षमता है, जंतुओं के पास नहीं। उनके पास क्या है? स्पर्धा करने की क्षमता है, एक दूसरे जंतु के पास सहोपकारिता करने की क्षमता है, यही उनके पास प्राय लक्षण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं स्पर्धा, सहोपकारिता, स्पर्धा और परभक्षण,
जंतु एक जंतु उसको खाना खिलाने के लिए प्रयास करता है, बहुत से जंतु क्या करते हैं खाना नहीं खिला पाते। आप लोग पक्षियों के बारे में जानते होंगे, पक्षी क्या करता है अपने बच्चों को जीवन को जीने के लिए क्या करता है प्रिय साथियों, वो जाएगा अपने चोंच में से भोजन लेकर दबा के ले आएगा, कैसे अपने बच्चों को दे देगा, खा के फिर दबा के लाएगा, फिर दे देगा। ऐसे आप लक्षण देखे होंगे। मनुष्य क्या करता है, सिर्फ स्पर्धा करता है, बताता है कि तुम एक काम करो, बड़े हो गए हो, खाना खाने लायक हो गए हो, जब वही खाना रखा है खा लेना। लेकिन जंतु क्या करता है, अपने बच्चे को सिखाता है, हर क्रिया विधि बताता है, उड़ना सिखाता है। पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर लाता है, जब वो भोजन करने के योग्य हो जाता है प्रिय साथियों, तो अपना भक्षण करने के लिए स्वयं उसके पास बल आ जाता है, साहस आ जाता है, सारी क्रियाएं करता चला जाता है। उसके बाद परजीविता देखते हैं। परजीविता बहुत से जंतु क्या करते हैं, एक दूसरे जंतु की सजग रहते हैं। उसके बाद समिष्ट गुण वृद्धि, समिष्ट के अंदर गुण देखते हैं, उनके अंदर समिष्टियाँ कैसे बन रही, जाति कैसे बन रहे हैं। वृद्धि देखते, ग्रोथ पावर कैसे बढ़ रहा है, कैसे वृद्धि नहीं कर रही, संख्या उनकी कितनी भाग जा रही है, ज्यादा संख्या तो नहीं हो जा रही है। समाज को संतुलित करने के लिए हमें और आपको समिष्ट को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे समाज में अगर एक ही प्रकार का जंतु अगर ज्यादा मात्रा में दिखाई देगा, ज्यादा संख्या में दिखाई देगा, तब भी वह हमारे समिष्ट और पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड को बिगाड़ने का, संतुलन बिगाड़ने के लिए बहुत ही आसान कर सकता है। और हमें और आपको उसके संतुलन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब आती है बात बहुत से जंतुओं के बारे में। अगर भारत के अंदर, भारत देश के अंदर अगर मांस का अगर खपत ना हो, तो हमारे और आपके पास प्रिय दोस्तों इतना सब्जी और उत्पादन करने का क्षेत्र नहीं है जो हम और आप सिर्फ मांस को करना खाएं, सिर्फ सब्जी खा कर जीवन जीते रहें। ऐसा नहीं। अगर हम और आप एक दूसरे को, अगर एक अगला जंतु को नहीं खाएगा, अगला जंतु अगला जंतु को नहीं खाएगा, तो हमारा जैव पिरामिड बिगड़ जाएगा, जिसे हम लोग खाद्य श्रृंखला या फूड वेब कहते हैं। तो प्रिय साथियों, हमें और आपको दूसरे के जंतु के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे जंतु हो, चाहे एनिमल हो, चाहे जो हो। तो यहाँ पर गुण देखते हैं, वृद्धि देखते हैं, अब उनका जन्म जान लेते हैं। एक ही जात में बहुत से ज्यादा जंतु अगर जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु दर कम हो रही है, तो अचानक ऐसे एक रिजल्ट आता है, उनकी संख्याएं बढ़ जाती हैं और मृत्यु दर कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है, एक एक घर में 4 के बाद 8 के बाद आप जो है 16 के बाद ऐसी करके संख्या बढ़ती जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जन्म दर पर। हमारे और आपके घर पर पहले दादाजी थे, दादी जी थे, तो कोई नहीं था, मात्र 2 ही व्यक्ति थे। अचानक किसी एक बच्चे को जन्म देते हैं और उस बच्चे को जैसे जन्म देते हैं, जैसे वो बड़ा होता है, सुयोग्य होता है, वयस्क होता है, पुरुष के रूप में धारण करता है, एक महिला से शादी करता है। पहले कितने थे, 2 दादा और दादी। अब जब एक बच्चे को जन्म दिए, तो अब दादा और दादी, एक बच्चा हो गया, यानी कि वो लड़का हो गया। कुछ टाइम बाद शादी कर रहा है, तो एक बीबी आ रही, संख्याएं 4 हो जा रही, जन्म दर आपको बता ही रहे हैं। तो 4 जब संख्याएं होती, जब उसका प्रजनन करने के बाद जब उससे बच्चा पैदा होगा, मान लो 2-3 बच्चे हो गए, 3 लड़के को उन्होंने उनकी माता ने गर्भ में अपने धारण किया और 3 बच्चे को जन्म दिया। तो प्रिय दोस्तों, पहले 2 लोग थे, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से अब 3 और बढ़ गए हैं, तो 4 3 7 हो गए। तो जन्म दर की जो हुई वृद्धि हुई। अब मान लेते हैं उसी जगह पर अब उन बच्चों के भी शादी हो रही, उनके भी 2-3 हो रहे, यानी संख्या ऐसे डेवलप करती हुई चली जा रही, संख्या का रूपांतरण बढ़ता जा रहा है और उधर जन्म मृत्यु दर जो है कम हो जा रही है। घर पहले अकेला घर था, वहाँ पर हम और आप रह ले रहे थे, अचानक ऐसे हो रही, संख्या जब बढ़ रही थी, इससे लाइन पड़ जाती, भैया तुम इधर रहो, मैं उधर रहूंगी। आजकल की बीबी आप जान ही रहे, कहते तुम उधर रहो, मैं इधर रहती हूँ, तुमको मैं नहीं देखना चाहती, तुम मुझे मत देखना। आजकल पड़ोसी कैसे ही आप जान ही रहे हैं। तो संख्या जो होती है वृद्धि दर के कारण ही हमारा जो होता है तीव्र गति से मूवमेंट बिगड़ने लगता है प्रिय साथियों। और उसके बाद इतना करने के बाद मृत्यु दर का रेशियो हम और आप देख लेते कम होता जा रहा है। तो हमारा जो संख्या जन्म दर का बढ़ रहा है, क्या करता है, जैव पिरामिड को परिसंतुलन को बराबर करने में जो क्रिया कर रहा था उसको बिगाड़ने का प्रयास करता है, यानी कि हमारा जो जैव पिरामिड है पूरा पार बिगाड़ देता है। इसलिए हमें और आपको जन्म दर पर भी ध्यान देना चाहिए, प्लस मृत्यु दर पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि मृत्युओं की संख्या अचानक तीव्र गति से हो जाए, जन्म दर शून्य पड़ जाए, तब भी हमारा पिरामिड संतुलन बिगड़ जाएगा प्रिय साथियों। परिवार बिगड़ जाता है, निवेश बिगड़ जाता है, जीव जातियों की समष्टि बिगड़ जाती है। अभी आगे चल के हम आपको डाटा के बारे में जब पहुंचेंगे तो उसका भी ख्याल करेंगे। तो यहाँ पर मृत्यु दर, आय और वितरण को पढ़ना है, कैसे इनकी संख्या को बढ़ाएं। अब हम और आप एक पहला लेसन में पढ़े जीव और पर्यावरण के बारे में, हमने आपको आकलन कराया, पर्यावरण से संबंधित जीवों के बारे में बताया। अब तीसरा हम और आप देख रहे हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। जो जैव की विविधता है उसके संरक्षण है, इनको हमें और आपको समझना है। एक कैसे जैव का संरक्षण कर पाएंगे हम और आप, कैसे नहीं कर पाएंगे। तो पहला आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, जैव विविधता की संकल्पना पढ़ना है। जो जैव विविधता की संकल्पना है उसके बारे में अध्ययन कर लेना है, जो कोविड-19 2021 और 22 के न्यू सिलेबस में जोड़ा गया है क्लास 12 के लिए। तो प्रिय छात्रों, इसे हमें और आपको अध्ययन कर लेना है। आगे चलते हैं। जैव विविधता के प्रतिरूपण
प्रतिरूप यहाँ पर लिखा गया जैव विविधता के प्रतिरूप विविधता का महत्व। जो जैव विविधता का है प्रतिरूप है उसे विविधता का महत्व है, महत्व को जानना है। हमारे और आपके लिए जैव संरक्षण और जो है यहाँ पर लिखा गया है क्या कहते हैं प्रतिरूपता क्यों जरूरी है, विविधता क्यों जरूरी है, इसके बारे में और आपको अध्ययन करना है। अब उसके बाद क्षति जाननी है, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण। जब हमारे और आपके जैव में जो पिरामिड में रहने वाले जंतु हैं, प्लांट हैं, एनिमल है, जीव है, इनकी जब क्षति हो रही हो, अचानक इनकी मृत्यु दर घट रही हो, तो हमें और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में अध्ययन करना है प्रिय साथियों। तो यहाँ पर पहले देखो हमने लिखा है संरक्षण, हॉटस्पॉट और संकटग्रस्त जीव। पहले हम और आप संरक्षण समझते हैं। किसी जीव को अगर हम और आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ कर एक जगह पर स्टोर कर दें और उसकी देखभाल हम और आप करें, तो उसका जो उतना दूर का एरिया रहता है वो किसके संरक्षण में रहता है? जैसे हमारे संरक्षण में हो गया, आपके संरक्षण में हो गया, प्रिय विद्यार्थी जो बैठे हैं इनके संरक्षण में हो गया। अब हम और आप क्या कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, उनका जीवों का देखभाल करते हैं। जैसे गाय, पशु इत्यादि बहुत से जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम और आप अपने घरेलू स्थानों पर मानते हैं, उनका संरक्षण कर लेते हैं। तो हमारी गाय हमारे यहाँ रहेगी, ये हमारा बालू है हमारे यहाँ रहेगा, हमारे 4-5 कुत्ते हैं, इन कुत्तों को मैं पालूंगा, ये मेरे यहाँ रहेगा। तो उन सभी जीवों की देखभाल करना ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। और उनको देखभाल करके उनकी जीविका को आगे बढ़ाने की क्रिया को संरक्षण कहते हैं। अब बात आती है हॉटस्पॉट की, जहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या में जीव पाए जाते हो, जैसे टाइगर की प्रजातियां हो गई, शेर की प्रजातियां हो गई, शेर में बब्बर शेर हो गया। बब्बर शेर की संख्या प्राय दोस्तों कम होती जा रही है, तो उन जीवों को क्या किया जाता है? रेड डाटा बुक में रख दिया जाता है। रीता जो बहुगुणा जोशी थी, अब रेड डाटा बुक में जब हम और आप रख देते हैं तो रेड डाटा बुक में रखने के बाद उन जीवों की एक मैगनीज बनती है और उन जीवों का देखभाल किया जाता है, जिसे रिजर्व कहते हैं। अब यहाँ पर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाएगा, जहाँ पर जीव जात की संख्या कम हो रही है उतने एरिया को गोला बंदी करके फाउंडेशन करके उस एरिया क्या करते हैं? हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं। न तो यहाँ पे कोई जंतु आगमन करेगा, न कोई ऐसा विशेष वर्धक जीव जंतु आगमन करेगा जिससे उन जीवों पर संकट आए और वह जीव विलुप्त हो। मैं आपको 4 प्रजातियों का नाम बता रहा हूँ। ये जीव जातियाँ क्या होती हैं? हॉटस्पॉट पे घोषित करके इनका नाम चढ़ाया गया। जैसे शेर हो गया, बब्बर शेर हो गया, चीते की प्रजाति हो गई, हिरण की प्रजाति हो गई, बारहसिंघा की प्रजाति हो गई। ये सभी जंतु क्या है? हॉटस्पॉट की दृष्टि से देखे जाते हैं। और ऐसे जंतुओं को हम लोग कहाँ पर रिजर्व करने के लिए आगे चल के नियमावली में दर्शा देते हैं, उस स्थान को हॉटस्पॉट कहते हैं। संकटग्रस्त जीव जो होते हैं उनको उन्हीं पे हॉटस्पॉट की क्रिया दी जाती है और विलुप्त रेड डाटा बुक में उन्हें क्या करते हैं? दर्शा दिया जाता है। और उन जंतुओं को क्या करने के बाद जब उनको कर देंगे तो जो रेड डाटा बुक रहेगी उसमें चढ़ा देंगे। गौरैया को वही क्यों ले लेते हैं, गौरैया का नाम लिख देंगे, गिद्ध का नाम लिख देंगे, बब्बर शेर का नाम लिख देंगे, बारहसिंघा का नाम लिख देंगे। सब ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ये रेड डाटा बुक की कड़ी है। तो जब इनको रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है तो उनके ऊपर एक विशेष संरक्षण किया जाता है, जिससे वह जीवजात ज्यादा कगार पर खत्म ना हो और उनको बचाया जा सके। जब इतनी क्रिया करेंगे उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी के बारे में पढ़ना है। बायोस्फीयर के बारे में जानना है, रिजर्व के बारे में जानना है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब काले घेड़े के लिए कौन सा जाना जाता है, यहाँ पे कौन से ऐसे हाथियों के लिए कौन से जाना जाता है, सभी जो नेशनल पार्क है उनके बारे में अध्ययन करना है। तो प्रिय छात्रों, हम आपको बता दें, हम और आप अध्ययन किए क्लास 12 यानी कि न्यू सिलेबस 2021 और 22 के बारे में पूरा, जो कि हमने और आपने अध्ययन करके मिलकर पढ़ा छात्रों। एक भाग से लेकर तीसरे भाग में हम और आप पहुंच गए हैं। तो आपको नए सत्र में इन्हीं सिलेबसों को फॉलो करके आगामी परीक्षा की तैयारी करना है और भली भांति इसका अध्ययन कर लेना है, कॉपी और पेन में लिख लेना है। एक एक टॉपिक से आपको अगली वीडियो में आप मिलना चालू करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल ईएस को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें प्रिय छात्रों। तो हम आपको बता दें, यही आपको आगामी परीक्षा में जो संशोधित हमारा सिलेबस आया है 2021 और 22 का, यही सिलेबस था जो हमने आपको आकलन कराया भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में। अब हम और आप अगले वीडियो में मिलेंगे किसी एक नए बायोलॉजी के टॉपिक से। तब तक लिए धन्यवाद।